नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम आधुनिक विश्व के इतिहास में सामंतवाद के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सामंतवाद का अर्थ। सामंतवाद, जिसे अंग्रेजी भाषा में फ्यूडलिज्म कहा गया है, मध्यकालीन यूरोपीय इतिहास की एक मुख्य विशेषता रही है, क्योंकि इस काल विशेष की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाएं इसी सामंत तंत्र पर आधारित इसलिए थी। इतिहासकार विल ड्यूरा के शब्दों में, इतिहास की अधिकांश आर्थिक और सामाजिक रचनाओं के समान सामंत तंत्र भी स्थान, समय और मानव स्वभाव की आवश्यकताओं के अनुकूल था। वस्तुतः वर्तमान में भले ही सामंत प्रथा अनुचित लगे, परंतु अपने काल विशेष में सामंत प्रथा उचित एवं कल्याणकारी थी। प्लेट एवं ड्रम्स के अनुसार जिस जमीन या स्वतों पर अपने से ऊपर की किसी शक्ति को शुल्क देना पड़ता था, वे क्षेत्र फ्यूड कहलाता था। ऐसे एक या अनेक क्षेत्रों का मालिक फ्यूडल लॉर्ड कहलाता था। फ्यूडल लॉर्ड के लिए हिंदी में सामान्यतः सामंत शब्द और उनकी परंपरा या प्रणाली के लिए सामंत तंत्र शब्द का प्रचलन हुआ था। सामंतवाद का उदय। सामंतवाद की उत्पत्ति अपने आप में स्वाभाविक रूप में हुई थी। 5वीं सदी के आरंभ में जब रोमन साम्राज्य खंड खंड होकर लड़खड़ाने लग गया, तो संपूर्ण यूरोप अराजकता एवं अव्यवस्था में डूब गया। इसमें रोमन साम्राज्य को पूर्व और उत्तर की दिशाओं से बर्बर लुटेरे समूहों ने रोन डाला, जो कि अधिकांश थे जर्मन कबीले के थे, जो रोमन साम्राज्य की सीमा के उत्तर सागर से कृष्ण सागर तक के क्षेत्र में घूमते फिरते थे। ये जर्मन लोग ट्यूटन या गोत नाम से पुकारे जाते थे। इसी समय इन कबीलों पर हूणों का आक्रमण हुआ, जिससे वे रोमन साम्राज्य से पूर्व और उत्तर की दिशाओं में घुसने लगे। 4वीं शताब्दी के अंतिम काल में लगभग 2 लाख जर्मनों ने रोमन साम्राज्य में प्रवेश किया, परंतु रोमन अधिकारियों के अमानवीय व्यवहार से पीड़ित होकर जर्मन कबीलों ने विद्रोह कर दिया और 378 ईस्वी में एड्रियानोपोल के युद्ध में रोमनों को बुरी तरह हराया, जिससे उत्साहित होकर 410 ईस्वी में रोम पर उनका अधिकार हो गया। इसके पश्चात दक्षिणी फ्रांस और स्पेन पर धावा बोल इन क्षेत्रों को भी अपने अधिकार में ले लिया। वस्तुतः रोमन साम्राज्य में आने वाली सभी जर्मन जातियों में सबसे अधिक प्रगतिशील फ्रैंक लोग थे, जिनका नेता क्लोविस था, जिसने संपूर्ण भाग आज का फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड और पश्चिमी जर्मनी पर अधिकार जमा लिया। क्लोविस के उत्तराधिकारी कमजोर निकले और राजभवन के प्रधान अधिकारी पेपन ने राजसत्ता हथिया ली। पेपन का पुत्र शार्लमेन बड़ा प्रतापी शासक हुआ। उसने 768 से 814 ईस्वी तक शासन किया। उसका साम्राज्य इटली के मध्य तक और महासागर से एल्ब नदी तक फैला हुआ था। वह इस विशाल साम्राज्य पर अकेला शासन नहीं कर सकता था, अतः शार्लमेन ने अपने युद्ध अभियानों में सहायता देने वालों को बड़े बड़े भूमिखंड दिए। इन भूमिखंडों को काउंटी, डची और मार्क्स कहा जाता था। इस कारण लोगों के पास बड़ी बड़ी भूसंपत्तियां बन गई और किसान अपने भूमि स्वामित्व से वंचित हो गए। शार्लमेन की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों में एकता न रही और उसका विशाल राज्य 3 प्रमुख देशों जर्मनी, फ्रांस और इटली में विभाजित हो गया। इस राज्यों पर बंजारे, स्लाव लोगों, स्पेन के मूर लोगों और उत्तरवासियों के आक्रमण शुरू हो गए, जिससे अव्यवस्था फैल गई। राजाओं द्वारा अपने राज्यों पर नियंत्रण रखना कठिन हो गया। वस्तुतः 9वीं सदी तक पश्चिमी यूरोप में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। सारा पश्चिमी यूरोप असंख्य स्थानीय शासकों के अधिकार में थे। सामान्य लोगों का जीवन असुरक्षित था और सभी देशों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई थी।
ऐसी स्थिति में सहयोग एवं संघ की एक पद्धति का विकास हुआ जो सामंत तंत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये व्यवस्था 9वीं सदी से 11वीं सदी तक विशेष प्रभावशाली रही। इंग्लैंड और रूस में इसका चरमोत्कर्ष 13वीं सदी तक रहा। अब नेक्स्ट है सामंतवाद के उदय एवं विकास के कारण, जिसमें पहला है राजनीतिक कारण। रोमन साम्राज्य के निपटन के पश्चात पश्चिमी यूरोप में अराजकता का वातावरण व्याप्त था। परिणाम स्वरूप किसानों का संकट बढ़ गया क्योंकि उनकी सुरक्षा करने वाला कोई नहीं था। कुलीन सरदारों की लूट खसोट ने पहले से परेशान किसानों की मुसीबत को और अधिक बढ़ा दिया क्योंकि उनकी सुरक्षा करने वाला कोई नहीं था। कुलीन सरदारों की लूट खसोट ने पहले से परेशान किसानों की मुसीबत को अधिक बढ़ा दिया। इसके अलावा कुलीन सरदारों आपस में भी लूट खसोट कर अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहते थे। अतः कुलीनों की स्थिति भी अराजकता से गिरी हुई थी। नेक्स्ट है आर्थिक कारण। सामंत प्रथा के विकास में आर्थिक व्यवस्था विशेषकर कृषि का महत्वपूर्ण योगदान रहा। रोमन साम्राज्य में दासों की अधिक संख्या थी जिसके साथ अमानवीय व्यवहार किए जाते थे और शोषण किया जाता था। इनमें से कुछ दासों को सुविधाएं देकर कृषि कार्य स्वतंत्र रूप से करने को दिया गया। नेक्स्ट है विस्तृत साम्राज्य। मध्यकाल में राजाओं ने विस्तृत साम्राज्य स्थापित कर लिया था, अतः उन्होंने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए इसे कई भागों में विभाजित कर दिया और वहां का शासक अपने संबंधियों को बना दिया। इससे सामंतवाद को बढ़ावा मिला। नेक्स्ट है शार्लमेन का योगदान। 8वीं शताब्दी में पेपिन नामक सामंत ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। उसकी मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र शार्लमेन के लिए इस विशाल साम्राज्य पर नियंत्रण रखना अत्यंत कठिन कार्य था। अतः उसने अपने साम्राज्य पर नियंत्रण करने के लिए साम्राज्य को विभाजित कर दिया तथा प्रत्येक प्रदेश में अपने विश्वास पात्र अधिकारी नियुक्त किए। शार्लमेन के उत्तराधिकारी अयोग्य तथा दुर्बल थे, अतः सभी स्थानीय स्वतंत्र हो गए। ये स्थानीय शासक ही सामंत कहलाते थे। शार्लमेन ने युद्ध में सहायता देने वाले व्यक्तियों को बड़े बड़े भूखंड प्रदान किए। इन भूखंडों को काउंटी, डची और मार्क्स कहते थे। इनके शासक काउंट, ड्यूक तथा मार्क्सविक्स कहलाते थे। इस प्रथा के कारण लोगों के पास बड़ी बड़ी भू संपत्तियां बन गई तथा किसान अपनी भूमि के स्वामित्व से वंचित रह गए। नेक्स्ट है जर्मनी का प्रभाव। जर्मनी में सामंती प्रणाली के विकास में कॉमिटेटस नामक संस्थान ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। कॉमिटेटस में प्रत्येक सदस्य अपने स्वामी भक्त होने तथा अपने स्वामी की सेवा करने की शपथ लेता था। इसके बदले में उनका स्वामी उन्हें भूमि पर कृषि करने देता था तथा उन्हें हथियार भी प्रदान करता था। इसके अतिरिक्त जर्मन समाज अनेक कबीलों में विभाजित था। इन कबीलों के नेता सामंत कहलाए। सामंतों की कार्यविधि। नंबर 1 है राजा। सामंती व्यवस्था में राजा समस्त सामंतों का स्वामी था। उसका राज्य ईश्वर प्रदत्त फीप यानी प्रांत थी, एक भूमि थी। एक सामंती राजा की शक्ति उसके द्वारा भूमि पर अपने अधिकार से निर्धारित होती थी। विवाह तथा मृत्यु के अवसरों पर भेंट मिला करती थी। शक्तिशाली राजा का सामंतों पर प्रभाव अधिक रहता था। नेक्स्ट है बड़े सामंत। राजा के नीचे उसके कई शक्तिशाली सामंत होते थे जो कि अधिकांश भूतपूर्व साम्राज्य के ड्यूक, काउंट तथा मार्क्सविस थे। उनका पद वंशानुगत हो गया होता था। उन्हें व्यक्तिगत रूप से राजा के प्रति श्रद्धा अर्पित करनी पड़ती थी। इनके पास एक निश्चित फीप थी जिससे ये लगान वसूल करते थे, जिससे कुछ भाग अपने पास रख राजा को भी देते थे। नेक्स्ट है छोटे सामंत। बड़े सामंतों ने अपनी भूमि को अनेक भागों में विभाजित कर छोटे सामंतों को दे रखी थी जो कि अनुबंधात्मक रूप में कार्य करते थे, जिन्हें की वासलो यानी अनुचर के नाम से संबोधित किया गया।
सामंत और अनुचर प्रत्येक के पारस्परिक अधिकार और विशेष सुविधाएं थी, लेकिन सामंत और अनुभव के आपसी दायित्व यूरोप के सभी भागों में एक समान नहीं थे। इसमें समय के साथ परिवर्तन भी होते रहते थे, फिर भी अनेक बातों में काफ़ी समानता विद्यमान थी। उनके विकास का स्वरूप हीप यानी भूमि पर आधारित था। कुल मिलाकर सामंत व्यवस्था का स्वरूप एवं कार्यविधि दायित्व एवं अधिकारों पर निर्धारित थे, जिसमें सभी पक्षों ने कुछ न कुछ कर्तव्यों एवं अधिकारों का उल्लेख प्रमुख है। नेक्स्ट है सामंतों के कर्तव्य। सामान्यतः सामंतों के कर्तव्य सुनिश्चित होते थे, जो अलग अलग जगह पर अलग अलग होते थे। सामंतों को मुख्यतया 3 कार्य संपादित करने पड़ते थे, जो कि निम्न है। सरकार संबंधी, सामंत को अपने लॉर्ड यानी राजा के दरबार में उपस्थित होना पड़ता था। दरबार में वे अपने लॉर्ड को नीति संबंधी मामलों पर सलाह देता था अथवा अन्य सामंतों के साथ न्यायालय में न्यायाधीश की हैसियत से अभियोगों की सुनवाई करके न्याय प्रदान करता था। नेक्स्ट है वित्त संबंधी। दूसरा प्रमुख कार्य अपने लॉर्ड राजा को वित्तीय सहयोग देना था। ये सहायता मुख्य रूप से 3 अवसरों पर दी जाती थी। लॉर्ड के बड़े लड़के के नाइट होने के अवसर पर, लॉर्ड की दूसरी बड़ी लड़की के विवाह के समय पर, और तीसरी यदि राजा किसी के द्वारा बंदी बना लिया जाए अथवा उसका अपमान कर ले तो उसकी मुक्ति के लिए आवश्यक धनराशि सामंतों द्वारा दी जाती थी। लॉर्ड के सामंतों द्वारा दिया गया धन एड अथवा नजराना कहलाता था। इसके बाद लॉर्ड राजा सामंत के जान माल की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता था। इनके अलावा सामंत को रिलीफ एवं उत्तराधिकारी शुल्क भी देना पड़ता था। नेक्स्ट है सेना संबंधी। सैनिक सेवा सामंती व्यवस्था की रीढ़ थी। प्रत्येक सामंत का कर्तव्य था कि व्यक्तिगत रूप से एक सशस्त्र सेना के साथ अपने लॉर्ड की सेवा करे। इसके अतिरिक्त लॉर्ड के दुर्ग तथा महलों की गश्त की ड्यूटी करना भी उनका कर्तव्य था। नेक्स्ट है सामंतवाद के पतन के कारण, जिसमें नंबर है किसानों के विद्रोह। सामंती व्यवस्था में सबसे अधिक शोषण किसानों का किया गया। सर्वप्रथम इंग्लैंड तथा फ्रांस के किसानों में असंतोष बढ़ने लगा। 1381 ईस्वी में वाट टाइलर के नेतृत्व में इंग्लैंड के हजारों किसानों ने विद्रोह का झंडा फहरा दिया। नेक्स्ट है धर्म युद्धों का प्रभाव। जेरूसलम पर अधिकार को लेकर ईसाइयों तथा तुर्की के मध्य 1095 ईस्वी से लेकर 1291 तक धर्म युद्ध लड़े गए थे। हजारों सामंतों ने धर्म युद्धों में भाग लिया, जिनमें से अधिकांश मर गए या फिर वही बस गए। धर्म युद्धों में ईसाइयों की पराजय के कारण सामंत प्रथा के प्रति लोगों का विश्वास एवं सम्मान कम हुआ। नेक्स्ट है बारूद व बंदूक का प्रयोग। 13वीं सदी के बाद बारूद का प्रयोग प्रारंभ हो गया, जिससे सामंती शौर्य का महत्व समाप्त हो गया। नेक्स्ट है राजाओं की शक्ति में वृद्धि, यानी कि सामंतवाद के तहत राजाओं की शक्ति वृद्धि हो गई, तो इसके आधार पर भी सामंतवाद के पतन का कारण सुनिश्चित हुआ। नेक्स्ट है व्यापारियों का विरोध करने के कारण भी सामंतवाद का पतन हुआ। मुद्रा का प्रसार भी एक कारण था। राष्ट्रीयता की भावना होने के कारण भी सामंतवाद का पतन हुआ। नगरों का विकास। यूरोप में एशिया में अनेक नए नगरों का विकास हुआ, जैसे इटली में फ्लोरेंस, वेनिस, मिलान आदि नगरों का विकास होने के कारण भी अब सामंतवाद का पतन हो गया। नेक्स्ट है पश्चिमी एशिया से संपर्क, यानी कि जो धर्म युद्ध हुए 1095 से 1291 में, तो विभिन्न लोगों का संपर्क एक दूसरे से हुआ, जिससे भी सामंतवाद का पतन हुआ। नेक्स्ट है साम्राज्यवादी नीति का प्रसार। अब ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान आदि देश अपने साम्राज्यवादी नीति का प्रसार करने लगे थे। इस कारण भी सामंतवाद का पतन हुआ। इस प्रकार हमने सामंतवाद के विषय में, जो कि यूरोप में सामंतवाद है, के विषय में विस्तार से अध्ययन किया, जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।